नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं किशोर कोडवाणी जी। किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। किशोर जी 20 से अधिक जनहित याचिकाएं लगा चुके हैं विभिन्न मुद्दों पर, और हाल ही में बीआरटीएस के सुधार को लेकर आप लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट तक चले गए हैं। किशोर जी, किन किन मुद्दों पर आपने जनहित याचिकाएं लगाई है और यह मुद्दा क्या है? इंदौर में कचरे को लेकर जब विवाद चला था और याचिका चली थी, उस वक्त इंटरविनर के रूप में याचिका में मैं खड़ा हुआ था, और तब मैंने मुद्दा उठाया था कि केंद्र सरकार ने इंदौर की अधोसंरचना सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए दिए हैं। उसके बाद भी इंदौर का कचरा न सुधरते हुए इंदौर कचरा बनने जा रहा है। यह याचिका पर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने न्यायाधीश के ऊपर उंगली उठा ली थी। उसके बाद वो जबलपुर गई, जबलपुर से वापस इंदौर लौट के आई, और इंदौर खंडपीठ ने कहा कि कोडवाणी जी, इसको आप सेपरेट याचिका लगाएं और सारे बिंदुओं को अलग अलग बिंदुवार एक जगह इनकॉर्पोरेट करके लगाएं। ये 4000 करोड़ आप कैसे बता रहे हैं और क्या चाहते हैं आप? लगभग 1 साल तक वो याचिका चली, और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि ग्रीन विषय के साथ जितने भी विषय ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित है, उनकी याचिका आप पृथक से ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली में लगाएं, और शेष बिंदुओं को आप इंदौर खंडपीठ के समक्ष बिंदुवार अलग अलग करके लगाएं। और उसमें से एक बिंदु था बीआरटीएस की याचिका पिछले 1 साल तक चली। 1 साल तक चलने के बाद न्यायालय ने आदेश दिया कि इसकी मूल याचिका इंदौर संभाग आयुक्त सुनकर निराकरण दे, और उनको 4 बिंदुओं पर डायरेक्शन दी कि याचिकाकर्ता को समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराए जाए, उनकी मूल याचिका की सुनवाई की जाए, साथ ही साथ इंदौर के लोगों की जन सुनवाई। पानी को लेकर भी आपने याचिका लगाई थी? पानी, कचरा, इंदौर की नदियां, इंदौर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंदौर की अर्थव्यवस्था, इंदौर का पर्यावरण, इंदौर के वृक्ष, ये इतने सारे बिंदु हैं जो अधोसंरचना विकास के नाम पर 4000 करोड़ रुपए। अभी जो आप ताजा मुद्दा जिस पे आपकी लड़ाई जारी है बीआरटीएस को लेकर, कहां यह मुद्दा पहुंचा और क्या क्या आपको आपत्ति? नहीं बनना चाहिए बीआरटीएस? नहीं, मैंने ये कभी भी नहीं न्यायालय से कहा। जब पहली बार न्यायालय ने इस पे सुनवाई की थी तो उन्होंने कहा कि कोडवाणी जी, आप न तो इसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, न इस पे स्थगन मांग रहे हैं, तो फिर आप क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा, साहब, बीआरटीएस आवश्यकता है, लेकिन जिस दिशा में हम जा रहे हैं, जहां 4 देश में प्रयोग असफल हुए, ये 5वां असफल हो जाएगा। और बीआरटीएस की सबसे ज्यादा आवश्यकता देश में इंदौर को है। इसलिए इंदौर को है कि देश में सर्वाधिक वाहन, 640 वाहन 2009 के रिकॉर्ड के हिसाब से 1000 लोगों के पीछे इंदौर में है, और विश्व के जो 3 बड़े राष्ट्र हैं उसके बाद इंदौर का नंबर लगता है। देश के बाकी शहर तो बहुत पीछे खड़े हुए हैं। बार बार इंदौर के बीआरटीएस की कल्पना और तुलना अहमदाबाद से की जाती है। देखिए, अहमदाबाद में 339 वाहन प्रति 1000 पर है। इंदौर की जनसंख्या, इंदौर की वाहन संख्या और इंदौर की अधोसंरचना को मद्देनजर रखकर बीआरटीएस बनना चाहिए। मूलतः 99 में इंदौर के 160 किलोमीटर बांध योजना के बने थे, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। वो 100 करोड़ के 160 किलोमीटर बांध सड़कों को हटाकर ये नए सिरे से 120 किलोमीटर बीआरटीएस ट्रैक लाया गया, जिसमें कहीं भी एबी रोड का उल्लेख नहीं था, और अचानक ये एबी रोड उसमें बीआरटीएस में पैदा हुआ। 120 किलोमीटर के आसपास बनना था, लेकिन अभी 13-14 किलोमीटर में ही अटके पड़े। 11.44, लगभग 11.5 किलोमीटर में अटके पड़े, और 6 साल से चल रहा है काम, अभी तक पूरा हुआ नहीं। इसका ड्राई रन शुरू हुआ है, कैसा रहा? ड्राई रन जब कल न्यायालय में इस बात पर जद्दोजहद चली, क्योंकि मैं पहले दिन से बीआरटीएस के अगेंस्ट नहीं था और आज भी नहीं हूं। बीआरटीएस सही दिशा में जाए और देश में एक नई मिसाल कायम हो कि बीआरटीएस इसको कहते हैं, और इंदौर ने यह सफल प्रयोग करके बताया देश के 5 असफल प्रयोग के बाद। यह मेरी मंशा थी। न्यायालय के सामने जब यह बात आई थी तब मैंने इस पर सहमति दी। तो जूरी ने मुझसे यह प्रश्न पूछा कि आप एक तरफ स्थगन मान रहे हैं और ड्राई रन पर अनुमति क्यों दे रहे हैं? ड्राई रन का मतलब यह है कि खाली वाहन उस ट्रैक पर चलाकर देखे जाए क्या दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को कैसे हल किया जाए,
इस बात के लिए वो ड्राई आई बस वालों ने कहा कि हम मुफ्त में लोगों को ले जाएंगे, तो उस पर क्या आपत्ति थी आपको? ड्राई रन और ट्राई रन में अंतर है। ड्राई रन का मतलब है कोई चीज चलाकर देखना, एक मैकेनिक। लेकिन अगर खाली बस जाएगी तो यात्रियों के चढ़ने उतरने के समय का अंदाज कैसे लगेगा? आप अगर वो आई बस वाले फ्री में ले जा रहे हैं लोगों को। नहीं, फ्री में किसी की आदमी की कीमत, आप क्या मुफ्त में जहर दिया जाए तो खाने के लिए छूट दी जा सकती है क्या? और पैसे से यदि जहर खा के आत्महत्या करना अपराध है तो मुफ्त में हत्या करना हत्या क्यों नहीं कहलाएगी? मतलब एक सेवा लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, निःशुल्क लोग उपभोग कर सकते हैं, तो आपने कहा कि खतरा है इसमें। औरंगेबाजी नहीं आपकी है जी, औरंगेबाजी नहीं, काम में औरंगे। आप इसको कुछ भी मान लीजिए। मैं साफ जब कह रहा हूं कि मतलब होमगार्ड के जवान मरे तो कोई बात नहीं, वो ट्रेंड होता है, वो आपदा स्थिति में चलने का आदी होता है, उसको उस बात की ट्रेनिंग मिलती है। एक आम आदमी को, लूले लंगड़े को, जिसको आज आपने बस ट्रैक जो बनाया फुटपाथ से बस स्टैंड तक आने के लिए, आपने उसको जगह ही नहीं बताई है। वो अंधा आदमी कैसे लकड़ी टेकता हुआ बस में चढ़ेगा? वो वृद्ध आदमी कैसे जाएगा? वो जिसके पांव नहीं है, ट्राइसिकल पर आया, वो क्या बीच सड़क में कार से ठुकने के लिए खुला छोड़ देंगे? और आप कह रहे हैं कि आपको मुफ्त में जाने पर आपत्ति है। मुझे आपके इस प्रश्न पर हंसी आ रही है कि आप किसी आदमी को मुफ्त मरने के लिए अनुमति। शहर के 25 लाख लोगों पर नहीं आपकी चिंता होनी चाहिए, लेकिन आपकी चिंता है कि कितने लोग जो दृष्टिहीन जा रहे हैं। क्या शहर में दृष्टिहीन अभी सुरक्षित चल रहे हैं पूरे शहर में? क्यों नहीं, बहुत कुछ सुरक्षा है। ऐसा नहीं है कि आज भी हिंदुस्तान का आदमी बहुत रिस्पेक्ट में जीता है। आपने आए दिन समाचार में आप बताते हैं कि एक पुलिस वाले ने नकली वर्दी पहनकर एक औरत से चेन छीन ली, धोखे में देकर। आप सड़क पे खड़े हो जाओ खाकी वर्दी पहन के और किसी भी वाहन चालक को रोक दो, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप पुलिस वाले हैं या नहीं है। कितनी रिस्पेक्ट से आज भी आदमी शासन की या प्रशासन की इज्जत करके जीता है। और आप कह रहे हैं कि और आपको क्या आपत्ति है? एक सड़क बन रही है, 6 साल से आपको कोई आपत्ति नहीं थी, बनना शुरू हुई, एकाएक आप अगर आपने नुक्स निकाला। नहीं, ये आप प्रकाश जी नहीं कह सकते कि यकायक में आया। 2010 से सतत लड़ाई चल रही है और सड़क बनाने पे किसको आपत्ति है? आज भी मुझे जब पूरे बीआरटीएस पर ही आपत्ति नहीं है तो आप मेरे ऊपर सवाल, आपकी राय में क्या होना चाहिए? बिल्कुल जो सामान्य मेरे यहाँ की व्यवस्था है, लेफ्ट हैंड बस स्टैंड बनते हैं, बस स्टैंड चलते हैं और उसी तरीके से बीआरटीएस ट्रैक लेफ्ट हैंड साइड चलना चाहिए, जिस तरह दुनिया के 33 पर पूरी सड़क पे डिवाइडर लगा दो, बाईं तरफ जाने वाले, दाईं तरफ आने वाले, ये नियम होना था जो सामान्य है। हाँ, आपने बीचों बीच जो बस ट्रैक बनाई है, मतलब जो इस ट्रैक का जो इनका आकलन है, 2001 का आंकड़ा ये बता रहे हैं कि 10,90,000 यात्री इस रोड पर चलते हैं। उसमें से 2013 में ये 70,000 बस यात्री बनाएंगे। वो 2001 के जो यात्री 10 लाख 11 लाख थे, वो आज 15-17 लाख के आसपास होंगे। 17 लाख में से ये केवल 70,000 बस में बिठाएंगे और 70,000 को 38% बस ट्रैक के लिए जगह देगी। तो जाम खुलेगा या बंद होगा? ये किसी चौथी पांचवी के बच्चे को भी यदि ये प्रश्न सामने रख दिया जाए तो वो कह देगा, हंस देगा कि आपको इतना सामान्य ज्ञान नहीं है। मुझे शायद लगता है कि उससे भी गया गुजरा मेरे प्रशासन का ज्ञान है। यानी प्रशासन के अधिकारी नहीं चाहते, हमारे जनप्रतिनिधि नहीं चाहते, तो फिर ये बन क्यों रहा है? एक बचपन की मुझे कहानी याद है कि एक दर्जी ने कहा था राजा से कि राजा मैं बहुत अच्छी ड्रेस बना के देता हूं, शर्त उसमें यह है कि कोई भी कोई बात बोले तो उसको सजा दे दोगे आप। और वो राजा को दर्जी ने पूरे हाथ शरीर पे घुमाया और हाथी पे बिठा के घुमाने लगा, तो कोई भी देखकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। अचानक एक छोटे से बच्चे ने ताली बजाई, राजा नंगा राजा नंगा। तो राजा ने ऊपर से नीचे तक देखा तो उसको लगा कि वाकई में मैं नंगा हूं। अब वो राजा कैसे बोले कि मुझे इस दर्जी ने नंगा करके बिठा दिया, क्योंकि उसमें तो ये शर्त थी कि आपको मार डालना पड़ेगा उस आदमी को। वो जो बच्चा जब बात समझ गया, वो पूरा शहर नहीं समझ पाया। वही स्थिति मेरे शहर समझा, हमारे जनप्रतिनिधि समझ नहीं, सबको जानकारी थी, उस राज्य में सबको जानकारी थी, इसलिए कोई राजा को बोल नहीं पाया। राजा को भी अपनी जानकारी थी, इसलिए राजा नंगा होते हुए भी ये नहीं बोल पाया। और बीआरटीएस में भी यही हाल हो रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड इंदौर का सारा प्रशासन कह रहा है ये गलत है, इंदौर की जूरी ऑफ द रिकॉर्ड कह रही है गलत है, लेकिन न्याय करने की बात आ रही है तो सब कन्नी काट रहे हैं। ये मुझे जीवन का बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। सत्य और न्याय करने में सब पीछे हट रहे,
सच्चाई को सब स्वीकार कर रहे हैं। क्या ये तोड़े जाएंगे बाद में बीच के? आज नहीं कल टूटेगा। सच को आप लंबा खींच सकते, रोक सकते, दबा सकते, खत्म नहीं कर सकते सच को। तोड़नी पड़ेगी ये बस। मतलब इंदौर के ठेकेदारों का भविष्य उज्जवल है, उन्हें फिर काम मिलने वाला। अभी ये बस स्टॉप बना रहे हैं, फिर बस स्टॉप तोड़ेंगे। ये न हो यही मेरी इच्छा है और इसीलिए न्याय का दरवाजा खटखटा रहा हूं, आपके सामने आया हूं, आपसे भी दरखास्त कर रहा हूं, इस शहर के नागरिकों को भी कह रहा हूं कि कृपया नींद में से जागिए। सवेरा जब होगा तो ऐसा नहीं हो कि मुर्गे की बांग के बाद आपकी नींद खुले। समय से जाग जाइए, उठिए और अपने काम में लगिए। आपको ही रोकना पड़ेगा। मुनीम मुंशियों से दुकान नहीं चली है, नौकरानियों से घर नहीं चला है। घर चलता है घरवाली से, दुकान चलती है मालिक से, न कि मुनीम मुंशियों से। मुनीम मुंशियों के हवाले यदि ये शहर करके रखा तो सिवा तबाही के हम कुछ नहीं देखेंगे। यानी मुनीम मुंशी हमारे अधिकारी लोग अभी कहना चाहते। आप आज आपने सड़क की नप्ती की, क्या नप्ती करने के लिए लिखते आप कि ठेकेदारों को पैसा ज्यादा नहीं मिला? मेरा बहुत स्पष्ट कथन है और मेरा बहुत स्पष्ट दिमाग है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं कभी लड़ाई नहीं लड़ता। नहीं लड़ते? बिल्कुल नहीं लड़ता। देना चाहिए भ्रष्टाचार। सवाल यह है कि आज प्रश्न यह है कि जितना पैसा जिस काम के लिए लिया जा रहा है, यदि उतना काम हो जाए उस कीमत पे जो भ्रष्टाचार हो चुका है, तो भी ये देश तर जाएगा। प्रकाश जी, आपको ताजुब लगेगा और शायद आपने भी बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी जो हिंदी की किताब में आती थी कि रुपया कमाओ, चार आने बचा के रखो, चार आने खर्च करो, चार आने बुरे दिन के लिए रखो और चार आने दान कर दो। आज देश का नागरिक, केंद्र का जो बजट है उसकी जनसंख्या में भाग दे दोगे 6,000-7,000 के बीच फिगर आएगा। मध्य प्रदेश शासन का जो राजस्व है उसमें यदि 7 करोड़ जनसंख्या का भाग दोगे तो 7 से 8,000 के बीच में आएगा। इंदौर के 300 करोड़ रुपया जो राजस्व निगम इकट्ठा करता है 1,000 रुपया आएगा। यदि इन तीनों को जोड़ोगे तो ये 17-18,000 के बीच फिगर आएगा। और 52,000 रुपया इस देश का आदमी कमाता है। अपनी कमाई का 1/3 हिस्सा इस देश को बनाए रखने के लिए यदि नागरिक दे रहा है और बचे हुए 2/3 पैसे में से 38,000 में वो अपना परिवार चला रहा है, बीमारी चला रहा है, बच्चे पढ़ा रहा है, शादी ब्याह कर रहा है। मेरे देश के शासक उसकी 1/3 कमाई से इस देश को आगे संभाल कर नहीं ले जा रहे हैं। मेरा दर्द इस बात का है। आपको क्या क्या कामयाबी मिली अभी इसमें, इस लड़ाई में, बीआरटीएस की लड़ाई में? बीआरटीएस की कामयाबी में यह लड़ाई जरूर मिली कि अब इंदौर का कोई भी प्रशासक अंधेर बटेर वाला काम नहीं करेगा। जिस तरह से उनने हमारे जनप्रतिनिधियों की आंखों में धूल झोंक के उनके विचारों को कोड़ोनते हुए, आप खुद बता दीजिए, पिछले हफ्ते कलेक्टर ने कह दिया यह अहिल्या मार्ग होगा। क्या यह कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में, नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है कि इस रोड का नामकरण क्या हो? किसी भी रोड को रोकना, बंद करना, उसमें बैरिकेड्स लगाना, यह निगम प्रशासन का काम है और एक्ट में लिखा हुआ है कि उसके लिए गजट नोटिफिकेशन होता है। क्या आपने कभी अखबार में पढ़ा कि एबी रोड पर यह रेलिंग लगेगी, आपको इस रोड पे जाने के लिए डायवर्शन से जाना पड़ेगा, यह प्रतिबंध किया गया? आपको कभी ज्ञान मिला इस बात का? किसी को जानकारी नहीं। कानून की अवहेलना पूरी कलेक्टर इंदौर विवेक अग्रवाल ने की। बड़े ताजुब के साथ में और खुले दिमाग के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, जितने डॉक्यूमेंट मुझे मिले कहीं भी इसका कोई ठहराव प्रस्ताव नहीं है कि यह योजना कौन बना रहा है, कौन कल चलाएगा, इसका अभी तक कोई निर्धारण नहीं हुआ है। जिस चीज का ठहराव प्रस्ताव नहीं, उसके लिए मेरा कलेक्टर इंदौर का कहता है कि इस नवजात शिशु को जन्म लेने दिया जाए। शहर के नागरिक इसको सरोगेट मदर का योगदान अदा करें। मेरे राज्य का प्रभारी मंत्री इंदौर का कहता है कि ये जिन्न है, ये राज्य शासन की बोतल में बंद नहीं हो पा रहा है। कितनी विडंबना है कि शासन के अंतर्गत प्रशासन आता है, प्रशासन उसके अधीनस्थ है, उसके आज्ञा का पालन करने वाली इकाई है। वो प्रशासन शासन की बोतल में बंद नहीं हो पा रहा है। इससे बड़ा अंधेर राज। आनंद फानन में बीआरटीएस को मंजूरी दी गई और इस रोड को बनाने की मंजूरी, एबी रोड को बनाने की मंजूरी दी गई। इसके पीछे कहते हैं कि एक खास बात यह रही कि अगर उसे तत्काल मंजूर नहीं किया जाता तो 100 से भी ज्यादा करोड़ रुपया डूब जाता। अधिकारी उस पैसे के टेंडर नहीं दे सकते, ठेकेदार वहां काम नहीं कर सकते। क्या यह कहानी है? जवाहरलाल नेहरू अधोसंरचना विकास प्रोजेक्ट जो है वो शहरी अधोसंरचना के लिए थी। 160 किलोमीटर की 34 सड़कों का 100 करोड़ का सन 1999 में इंदौर के सारे विशेषज्ञ ने मिलकर
नगर निगम ने प्रस्ताव पास करके जब वो प्रोजेक्ट बना लिया था, वो तो रेडी था, हम वो क्यों नहीं बेच पाए? केवल आईडीए ने अपनी कॉलोनाइजरी, अपने प्लाटों की वैल्यू बनाने के लिए बीआरटीएस ट्रैक एबी रोड पर लाया। ये मैं आज दावे के साथ पहली बार खुले मुंह से बोल रहा हूं। तो आईडीए की कॉलोनी है नहीं, सारी आईडीए की है। कैसे करें आप? MR9 किसकी? MR10 किसकी? MR9 अधूरा, MR10 अधूरा, ये सारे प्रोजेक्ट जेएनयूआरएम में डाल दिए गए और बीआरटीएस उनको गोदी में दे दिया और उनने हमें ये मूर्ख बनाया कि 30% हम शेयर दे रहे। उसके बनिस्बत हमारे ऊपर 100 करोड़ के नए रोड फंसा दिए। जब बांड योजना इंदौर की अधोसंरचना की तय थी तो ये बीआरटीएस ट्रैक के नाम पर 120 किलोमीटर के नए रोड कहां से आ गए? अभी बनाए कहां 120 के? 120 में से आपके अभी कम से कम 40 किलोमीटर पे काम चल रहा है जेएनयूआरएम के अंतर्गत। एक जैसे आपके उदाहरण है कि व्हाइट चर्च से लेकर रिंग रोड तक आपका एक रोड जो बना है, ये क्या है? ये जेएनयूआरएम में बना है। MR9 जेएनयूआरएम में बन रहा है। ये सारी प्रशासनिक तंत्र ने जो बीआरटीएस के नाम पे बनाने थे, वो बीआरटीएस तो इसे ही बनाया गया। बीआरटीएस JANREM कहां से? पहले ये समझो आप, JANREM एक बेंगलोर की लेडी है अलमित्रा, उसने सुप्रीम कोर्ट में शहरी अधोसंरचना और पर्यावरण को लेकर एक याचिका लगाई। उस याचिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने देश के 430 शहरों का सर्वे करवाया। उस सर्वे से एक चीज उभर कर सामने आई कि भारतीय शहरों की अधोसंरचना नगर निगम के आर्थिक अर्थव्यवस्था में संभालना असंभव है, डेवलप करना असंभव है। 42,000 रुपए 8 बिंदुओं पर निर्धारित हुए। सड़क, ड्रेनेज, साफ सफाई का प्रबंधन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक व्यवस्था और वर्षा जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, इनके लिए 42,000 रुपए का स्केल बना है कि इस पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगेगा। और ये पैसा कहां से आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने योजना बनाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, और उस आधार पर ये 42,000 रुपए प्रति व्यक्ति अधोसंरचना के लिए और 1,800 रुपए प्रति व्यक्ति अधोसंरचना को मेंटेन करने के लिए। वार्षिक देश में सारे काम कोर्ट के आदेश पे ही होते हैं। इंदौर से सेंधवा तक जाने वाली सड़क को ठीक बनाया गया तो आपके जैसे एक जागरूक नागरिक BL जैन आदमी भी लगाई संघर्ष कर रहे हैं। आप इस सड़क के लिए संघर्ष, ऐसा कोई संघर्ष करने वाला आदमी झाबुआ का नहीं हुआ, वरना शायद झाबुआ की सड़क भी ठीक हो जाती। शाहजहांपुर देवास के लिए तो क्या सांसद लड़ रहा है? क्या हर चीज के लिए कोर्ट में जाना जरूरी इस देश? आप प्रकाश जी ताज्जुब करेंगे, सांसद सज्जन सिंह वर्मा को कोर्ट में जाना पड़ रहा है सड़क बनाई। बहुत सिंपल सी भाषा में पूछूंगा आपसे, इस देश का ज्ञाता सबसे ज्यादा कानून बनाने वाला IAS IPS है और निर्णय करने वाला IAS IPS है। और न्यायालय में आप जाकर यदि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर आप आंकड़ों का बाइफिकेशन करेंगे तो जितने प्रकरण चल रहे हैं उसमें 80% राज्य शासन, केंद्र शासन विभागों के विपरीत, उनके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं। जो ज्ञाता हैं, जिन ज्ञाताओं के द्वारा निर्णय हो रहे हैं, उन ज्ञाताओं के विपरीत यदि कोई न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो इससे बदतर स्थिति या इससे बड़ा बेवकूफी का उदाहरण मैं दुनिया में नहीं देख पाऊंगा। चलते चलते इंदौर के बीआरटीएस की तुलना आप दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे कैसी करते हैं? किस क्वालिटी का? कहा जा रहा है कि इंदौर का बीआरटीएस सबसे बढ़िया क्वालिटी का बना। क्वालिटी इन्हें सड़क सीमेंटीकरण में या तकनीकीकरण में या उसके आउटपुट में, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सबसे अच्छा बीआरटीएस है। जिस तरह से किसी भी जीव का जन्म 2 चीजों से होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव फर्टिलाइजिंग से, उसी तरह से किसी भी प्रोजेक्ट का उदय 3 बुनियादी चीजों से होता है। नंबर 1 उसका भौतिक सर्वे, दूसरा उसका आर्थिक सर्वे, तीसरा यातायात सर्वे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंदौर के बीआरटीएस के लिए ये तीनों सर्वे हुए ही नहीं और पूरा प्रोजेक्ट बन गया। इसलिए ये सारी अव्यवस्थाएं उभर के सामने आई है। दिल्ली, अहमदाबाद को इंदौर से कंपेयर करना नादानी होगी, क्योंकि दिल्ली और अहमदाबाद की वाहन संख्या, जनसंख्या का अनुपात इंदौर से विपरीत है। इंदौर का जब मैं कह रहा हूं कि दुनिया के 3 बड़े राष्ट्र, आपका जो गणितबाजी है इसमें तकनीकी दिक्कत है। पूरे यूएसए को आप
इंदौर से कंपेयर कर रहे हैं, यूएसए के एक शहर को अगर आप काउंट करेंगे उस शहर का इससे भी ऊपर भी करो तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ। बहुत ज्यादा होगा। तो खैर यह विवाद अब जारी है, लेकिन बीआरटीएस अच्छा चले, आप कामयाब हों, हमारी शुभकामनाएं। अच्छा चले ये मैं भी दुआ करूंगा, क्योंकि उसके बगैर मैं भी मानता हूं कि कोई हल नहीं है। आप हमारे स्टूडियो में आए किशोर जी, आपने हमसे बातचीत की, आप इतने तकनीकी मामलों में उलझे हैं अभी, फिर भी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज ब्रेकर्स का ये कार्यक्रम आप YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।